ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 13वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। पेशवा की सत्ता के दिनों में पेशवा का एक सूबेदार झांसी पर शासन किया करता था। धीरे धीरे सूबेदार का पद पैतृक हो गया, फिर भी झांसी पर पेशवा का ही अधिकार बना रहा। सन 1817 में झांसी पर राजा रामचंद्र राव शासन कर रहा था। कंपनी सरकार ने राजा रामचंद्र राव से एक संधि की, जिसमें वायदा किया गया कि झांसी का राज्य सदा के लिए राजा रामचंद्र राव, उसके उत्तराधिकारियों और वंशजों के शासन में पैतृक रूप से रहने दिया जाएगा। किंतु सन 1835 में राजा रामचंद्र राव की मृत्यु हो गई। उनकी जगह उनके बड़े चाचा रघुनाथ राव झांसी की गद्दी पर बैठे। लेकिन रघुनाथ राव एक अयोग्य और अत्याचारी राजा निकला। कंपनी के शासकों ने उसे गद्दी से उतार दिया। इसके बाद एक बार फिर उत्तराधिकारी के चयन का सवाल उठा। तब अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के छोटे भाई गंगाधर राव को सन 1837 में झांसी की गद्दी पर बिठाया। झांसी में गंगाधर राव ने कई महत्वपूर्ण काम किए और वो जल्दी ही प्रजा के बीच लोकप्रिय हो गए। गंगाधर प्रौढ़ हो चुके थे, पर उनके कोई पुत्र न था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो दूसरा विवाह करना चाहते थे। तब पेशवा दरबार के एक सेवक मोरोपंत की पुत्री मनुबाई से उन्होंने सन 1842 में विवाह किया। मनुबाई उस समय केवल 7 वर्ष की थीं। विवाह के बाद उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। सन 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वो 3 महीने ही जीवित रह सका। पुत्र वियोग से गंगाधर राव को भारी आघात लगा। वो बीमार रहने लगे। बीमारी बढ़ती गई और 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु से पहले गंगाधर राव ने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद ले लिया था। इतिहासकार मेजर इवांस बेल एम्पायर इन इंडिया में लिखता है, दामोदर राव को गोद लेने की रस्म बिल्कुल ठीक ठाक हिंदू शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार की गई। उस समय अंग्रेज अफसर समारोह में मौजूद थे। राजा ने मरने से पहले बाजाब्ता पत्र द्वारा कंपनी सरकार को इसकी सूचना दे दी थी। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई जब दुख से संभली तो अंग्रेज अफसरों ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर नहीं बैठने दिया।
रानी लक्ष्मीबाई ने इस बारे में काफी पत्र व्यवहार किया। आखिर लंबी प्रतीक्षा के बाद एक दिन झांसी का डिप्टी पॉलिटिकल एजेंट एलिस रानी लक्ष्मीबाई से मिलने आया। महारानी साहिबा, मुझे अफसोस है कि मैं आपको वो खुशखबरी नहीं सुना सकता जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार है। तो क्या सुनाने आए हो? कंपनी सरकार ने जो ऐलान जारी किया है वो मैं आपको सुनाने आया हूँ। क्या है वो ऐलान? गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी मांगते हैं कि गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनका कोई औरस पुत्र न होने के कारण उनके दत्तक पुत्र को अस्वीकार करते हैं। 7 मार्च 1856 की आज्ञा के अनुसार सरकार घोषणा करती है कि झांसी राज्य का पूरा इलाका डिप्टी पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस के अधीन कर दिया गया है और पूरे इलाके पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत होगी। नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को हड़पने के पीछे लॉर्ड डलहौजी की ही सारी चाल थी। इतिहास लेखक सर जॉन के हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर में स्पष्ट लिखता है, झांसी की रानी पर बुरे बुरे दोष लगाए गए, क्योंकि हम लोगों में ये एक रिवाज है कि पहले किसी देशी नरेश का राज ले लेते हैं और फिर गद्दी से हटाए गए राजा या उसके उत्तराधिकारी को बदनाम करते हैं। कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई केवल बच्ची है और दूसरों के प्रभाव में रहती है। यह भी कहा गया कि रानी को नशे की आदत है, लेकिन ये सब झूठ था। न रानी केवल बच्ची थी और उसके नशा करने की बात तो एकदम झूठी कल्पना थी। 31 मई 1857 को क्रांति की तैयारी झांसी में भी थी। आखिर 4 जून 1857 को झांसी में क्रांति शुरू हुई। चार जून को सबसे पहले 12 नंबर देशी पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने मैगजीन और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र धारण किए और क्रांतिकारी सेना का सेनापतित्व ग्रहण करने के लिए महल से बाहर निकल आईं। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 21 वर्ष थी। सात जून को रिसालदार काले खां और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन ने रानी की तरफ से झांसी के किले पर हमला किया। झांसी पर ब्रिटिश हुकूमत होने के बाद कंपनी की फौज और अंग्रेज किले में रहते थे। इस हमले के समय किले के अंदर के हिंदुस्तानी सेना ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। आठ जून 1857 कहते हैं कि रिसालदार काले खां की आज्ञा से किले में मौजूद 67 अंग्रेजों को कत्ल कर दिया गया। इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है, इस हत्याकांड से रानी लक्ष्मीबाई का कोई संबंध न था, न उसका कोई आदमी मौके पर मौजूद था और न रानी ने इसके लिए इजाजत ही दी थी। अंत में उसी दिन से झांसी पर कंपनी की हुकूमत हट गई। बालक दामोदर राव के वली की हैसियत से रानी लक्ष्मीबाई झांसी की गद्दी पर बैठी। अंग्रेज कंपनी के झंडे की जगह दिल्ली सम्राट का हरा झंडा झांसी के किले पर फहराने लगा। सारी रियासत में ढिंढोरा पीटा गया। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। सन 1857 की क्रांति को दबाने के लिए सर ह्यूरोज अपना दमन चक्र चला रहा था। मध्य भारत में रायगढ़, सागर, बानपुर, चंदेरी आदि को विजय करती हुई उसकी सेना झांसी की ओर बढ़ रही थी। रानी साहिबा, खबर मिली है कि सर ह्यूरोज झांसी की तरफ सेना लेकर बढ़ता चला आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो इसका अनुमान पहले से था। हमारी सेना तैयार है।
लेकिन झांसी के चारों तरफ ऐसे हालात पैदा कर दो कि कंपनी की फौज को लोहे के चने चबाने पड़े। न खाने को एक दाना मिले, न पीने को एक बूंद पानी। चारों तरफ दूर दूर के इलाकों को वीरान करवा दो। न खेतों में अनाज का एक दाना रहे, न घास का एक तिनका। बीस मार्च 1858 को सर ह्यूरोज झांसी की सीमा पर पहुंचा और उसकी सेना ने किले को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुशल सेनापति की तरह एक एक मोर्चा अपने सामने तैयार कराया और फसील के ऊपर तोपें चढ़वाईं। रानी लक्ष्मीबाई के साथ सैकड़ों स्त्रियां तोपखानों और मैगजीनों को चढ़वाने में मदद कर रही थीं। यह देखकर तो एक बार सर ह्यूरोज के हौसले भी पस्त पड़ गए थे। 24 मार्च 1858 को सबसे पहले झांसी की घन गरज नामक तोप ने कंपनी की सेना पर गोले बरसाने शुरू किए। भाई साहब, 2 दिनों तक तो हमने अंग्रेजों की तोपों का खूब जवाब दिया है, लेकिन आज वो हम पर भारी पड़ रहे हैं। अगर इसी तरह उनके गोले बरसते रहे तो हमें तकनी फाटक का ये मोर्चा बंद करना पड़ेगा। भाई साहब, कोई बात नहीं, हौसला मत छोड़ो। अगर थोड़ा पीछे हटना पड़े तो हट जाओ। लड़ाई में ये भी एक चाल होती है। गुलाम गौस खां। जी भाई साहब। दक्षिणी फाटक का मोर्चा हमें बंद करना पड़ा है। उधर अंग्रेजों की तोपों का भारी जमाव है। उनका एक तोपची गजब की गोलाबारी कर रहा है। भाई साहब, आप फिक्र न करें। अब देखिए मैं क्या करता हूं। बस मुझे अपनी तोप उधर फिरंगियों के ठिकाने पर घुमाने दीजिए। जी भाई साहब, देखिए, बम मारा। भाई साहब, फिरंगियों का सबसे अच्छा तोपची मारा गया। शाबाश, शाबाश गुलाम गौस खां। अब देखिए फिरंगियों की फौज और तोपखाने की क्या हालत बनाता हूं। देखिए भाई साहब, फिरंगियों की फौज में फटके मच गए हैं। उनकी तोपें ठंडी हो रही हैं। और देखिए, वो देखिए भाई साहब, बहुत से अंग्रेज मारे गए। बहुत से भाई साहब। शाबाश, शाबाश गौस खां, तुमने झांसी की शान बढ़ाई है। गौस खां जी, ये लो मेरा सोने का कड़ा, इनाम। शाबाश। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। आज शाम तक मैं इस मोर्चे से फिरंगियों को खदेड़ कर ही दम लूंगा। भाई साहब, गुलाम गौस खान ने अंग्रेजों की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। परसों और कल की गोलंदाजी ने हजारों अंग्रेजों को मार गिराया है, लेकिन फिरंगी सेना आज फिर पूरे हौसले के साथ हमला कर रही है, पर उन्हें गौस खां पूरी तरह से रोक रहे हैं। शाबाश, शाबाश, हमारे हौसले टूटने नहीं चाहिए। भाई साहब, गजब हो गया। शहर की बाई ओर की फसील का एक हिस्सा टूट गया है। हमारी तोपें उस मोर्चे पर ठंडी पड़ गई हैं। वहां खड़ा रहना तक मुश्किल है। ओह, ये तो ठीक नहीं हुआ। देखो, अब शाम हो रही है। रात होते ही चुपके चुपके मिस्त्री लगाकर फसील की मरम्मत करवा दो, जिससे सवेरे हम फिर वहां मोर्चा ले सकें। वरना गिरी हुई फसील का अंग्रेज फायदा उठाएंगे। ठीक है भाई साहब,
हम आज रात भर काम करके टूटी फसील की मरम्मत कर देंगे, चाहे हमें जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। अगले दिन का युद्ध बहुत ही भीषण था। बंदूकों की आवाजें गूंज रही थीं, तोपों की आवाजें दिल दहलाती थीं, जगह जगह तुरही और बिगुल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसमान धुएं और गर्द से भरा था। शहर की फसील के ऊपर कई तोपची और सिपाही मारे गए थे, मगर उनकी जगह दूसरों ने ले ली थी। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी फुर्ती के साथ काम कर रही थी। वो हर एक चीज को खुद देख रही थी और जरूरी हिदायतें दे रही थी। दीवार में जहां जरा सी भी कमजोरी दिखती, उसे वो अपनी निगरानी में मरम्मत कराती। रानी के मौजूद रहने से सिपाहियों के हौसले बहुत बढ़े हुए थे और वो बहादुरी से लड़ रहे थे। इस बीच तात्या टोपे को रानी लक्ष्मीबाई का संदेश मिला। तात्या अपनी सेना लेकर झांसी की तरफ बढ़ चला था। कंपनी की सेना संकट में पड़ गई। सामने झांसी की फौज और पीछे तात्या टोपे की फौज। लेकिन कंपनी की सेना ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, तात्या का मुकाबला किया। तात्या के करीब 1500 आदमी मारे गए और उसकी तोपें अंग्रेजों के हाथ आ गईं। 3 अप्रैल 1858 अंग्रेजों की सेना ने झांसी पर पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई निराश न थीं। शाबाश बहादुरों! झांसी की शान तुम्हारे ही हाथों में है। डटे रहो, डटे रहो। हमारा मोर्चा कमजोर न पड़ने पाए बहादुरों। शाबाश! शाबाश! ये लो तुम्हारा इनाम। मेरे बहादुरों, तुम्हारी ही ताकत से झांसी की रक्षा होगी। शाबाश! शाबाश! ये लो तुम्हारा इनाम। भाई साहब, उत्तर की तरफ 8 जगह फिरंगियों ने सीढ़ियां लगाई हैं और उन पर चढ़कर किले के अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं। सिपाहियों, एक भी अंग्रेज सीढ़ी पर न चढ़ने पाए। चलो चलो सिपाहियों, चलो। दुश्मन को किले की दीवार पर टिकने न देना। शाबाश! इतिहासकार लिखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार सिपाहियों और अफसरों के हौसले बढ़ा रही थी। अंग्रेज अफसर डिक और मिचेल जॉन ने सीढ़ियों पर चढ़कर अपने साथियों को ललकारा, लेकिन रानी के सिपाहियों ने ऐसी गोलीबारी की कि वे दोनों अंग्रेज वहीं ढेर हो गए। तब बोनस और फॉक्स नामक अंग्रेज अफसरों ने उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। अब की बार पहले से भी ज्यादा भीषण गोलीबारी हुई। दोनों अंग्रेज अफसर ढेर हो गए। 8 सीढ़ियां टूटकर गिर गईं। अंग्रेजी सेना को आखिर पीछे हटना पड़ा। शाबाश बहादुरों, शाबाश! अंग्रेजों के हौसले टूट चुके हैं। शाबाश! भाई साहब, गजब हो गया। हमारे किसी आदमी ने विश्वासघात किया। उसने दक्षिणी दरवाजा खोल दिया है और अंग्रेजों की सेना किले के अंदर घुसती चली आ रही है। चलो सिपाहियों, चलो। अब सीधे मुकाबले का वक्त आ गया है। हिम्मत न हारना, विजय हमारी होगी। चलो। भाई साहब,
दुश्मनों की फौज शहर में घुस आई है, भयानक कत्लेआम कर रही है। भाई साहब, हमारे सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज बहुत भारी पड़ रहे हैं। भाई साहब दगा, दगा भाई साहब दगा। किसी गद्दार ने उत्तरी दरवाजा भी खोल दिया है। सुना वहां सरदार खुदाबख्श और तोपखाने का अफसर सरदार गुलाम गौस का दोनों मुकाबला करते हुए मारे गए भाई साहब। हे भगवान, हे भगवान, झांसी के भाग्य में क्या लिखा है? झांसी में ये मीर जाफर की परंपरा चलाने वाले भी हैं। मैंने तो सोचा तक न था। देश के यही गद्दार लगता है इसे गुलाम बनाकर रहेंगे। लेकिन नहीं, जब तक हमारी रगों में खून है, हम फिरंगियों का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। मेरे बहादुर सिपाहियों, अब सोच विचार का समय नहीं है। अब तो अंतिम बार अपनी वीरता दिखाकर मर मिटने का समय आ गया है। दुश्मन के हाथों कैद होकर फांसी पर लटकने से अच्छा होगा कि हम शेरों की तरह शत्रु का विनाश करते हुए वीर गति को गले लगाएं। बहादुरों, तो आओ मेरे बहादुर साथियों, आगे बढ़ो और दुश्मन का सर्वनाश करते हुए अमर हो जाओ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। भाई साहब, हमारे सिपाहियों की मारकाट से घबराकर अंग्रेज सिपाही इधर उधर छिप गए हैं और वहीं से गोलियां चला रहे हैं। हमारे वीर सिपाही उन गोलियों से मर रहे हैं। अंग्रेजों की गोलियों की बौछार झेल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जब तक हमारी नसों में एक बूंद भी खून बाकी है, हम मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। भाई साहब, इस तरह खुले मैदान में प्राणों से खेलना ठीक नहीं, खासकर जब दुश्मन छिप छिप कर वार कर रहा हो। पूरे शहर में गोरी फौजें घुस आई हैं, उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। आप दूर की सोचिए। मेरी विनती है कि आप किले में चलकर सोचिए कि अब क्या करना है। आप सेनापति हैं, लोगों को आपके नेतृत्व की जरूरत है। ये समय इस तरह निराश होने का नहीं है। झांसी पर जो विपत्ति आई है, उसके लिए हिम्मत हारना तो ठीक नहीं है। विपत्ति की समय वीर पुरुष धैर्य और शांति से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। आपके लिए बेहतर यही है कि आज रात आप किला छोड़ दें। कालपी में सभी क्रांतिकारी नेता और सेना मौजूद हैं, आप वहां चली जाएं। रानी लक्ष्मीबाई को अपने सलाहकार की बात ठीक लगी। उन्होंने आधी रात के बाद किला छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने किले में अपने सभी वफादारों और सहेलियों को बुलाकर जेवर और रुपए बांटे। तुम सब यहाँ से जाकर गुजारा कर सको, इसके लिए मैं जो कुछ दे सकती हूँ मैंने दे दिया है। इसके अलावा जिसके पास जो हो उसे लेकर छुपाकर किले के गुप्त मार्ग से निकल जाओ। मंदरा। जी भाई साहब। काशी। जी भाई साहब। तुम दोनों अभी मेरे साथ न चलो। जी। बाद में आकर कहीं मिल जाना। जी। पर हाँ, मुझे तुम्हारे साथ का इंतजार रहेगा। आधी रात के समय रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दाना वेश बनाया, हथियारों से लैस हुई। किले की दीवार के नीचे बाहर एक सुरक्षित जगह पर हाथी खड़ा था और उसी के पास था रानी का प्यारा सफेद घोड़ा।
लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांध लिया और किले की दीवार से नीचे खड़े हाथी की पीठ पर कूद पड़ी। फिर घोड़े पर सवार होकर 10-15 घुड़सवारों के साथ कालपी की तरफ सरपट बढ़ चली। भाई साहब, फिरंगी घुड़सवार हमारा पीछा कर रहे हैं। लगता है उन्हें पता चल गया है। चिंता मत करो, घोड़ों को सरपट दौड़ा दो। चलो। लेफ्टिनेंट बोकर और उसके कुछ घुड़सवार रानी का बराबर पीछा कर रहे थे। सवेरा होते होते रानी एक क्षण के लिए भांडेर नामक गांव में रुकी। थोड़ा दूध लेकर उसने दामोदर राव को पिलाया और फिर सरपट भाग चली। भाई साहब, फिरंगी हमारे काफी नजदीक आ गए हैं। तो एकदम से पलटकर उन पर टूट पड़ो। रानी के एक ही वार ने लेफ्टिनेंट बोकर को घायल कर घोड़े से नीचे गिरा दिया। अंत में उसके सिपाही भी घायल होकर भाग गए। रानी आगे बढ़ चली। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से तीसरा पहर, लेकिन रानी रुकी नहीं। फिर शाम हो गई, तारे निकल आए, लेकिन रानी को रुकने का मौका न मिला। आधी रात के करीब रानी लक्ष्मीबाई 102 मील से भी ज्यादा का फासला तय करके कालपी पहुंची। कालपी पहुंचते ही रानी का प्यारा घोड़ा गिरकर मर गया। रानी को इससे बहुत दुख हुआ। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 13वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, SM जहीर, कीमती आनंद, सुभाष गुप्ता, मनोज भटनागर, मुनीश शर्मा, मोहनलाल शर्मा, S रालते, अंजलि, मनीष देवसरे और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 14वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।